नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। करीब 5 साल पहले छाई कोविड महामारी की दहशत हमारे मन में इतनी गहरी छपी हुई है कि किसी भी संक्रामक बीमारी का जिक्र अगर मीडिया में जोर शोर से होने लगे या फिर कहीं उसका कनेक्शन दूर तक चीन से जोड़ दिया जाए तो लोग परेशान होने लगते हैं। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि कोविड महामारी में अपनों को खोने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसने की तकलीफ तुरंत सामने आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि दोबारा वैसा मंजर फिर देखना पड़े। हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इन दिनों एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस नाम की बीमारी की बड़ी चर्चा है। ऊपर से इसे चीन से भी जोड़ा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। क्या है एचएमपीवी और क्या हमें इससे डरना चाहिए, इस पर करेंगे आज विस्तार से बात। बेंगलुरु के बेप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की एक बच्ची को तकलीफ के बाद जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो पता चला कि उसे एचएमपीवी इन्फेक्शन हुआ है। इस बच्ची को ब्रोंकोन्यूमोनिया की शिकायत पहले से थी। यह हाल में एचएमपीवी का पहला केस था जो सामने आया। बच्ची का इलाज हुआ और वो ठीक हो चुकी है। इसी दौरान इसी अस्पताल में 8 महीने के एक बच्चे को भी एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया। उसे भी पहले से ब्रोंकोन्यूमोनिया की शिकायत थी। ये बच्चा भी अब ठीक हो रहा है। खास बात यह है कि दोनों ही बच्चों का किसी विदेश यात्रा से कोई संबंध नहीं रहा। इसका मतलब है कि उन्हें एचएमपीवी संक्रमण देश में ही हुआ, यानी इसका चीन या किसी और देश से कोई संबंध नहीं है। बेंगलुरु में इन 2 मामलों के सामने आने के बाद से अब तक पूरे देश में एचएमपीवी के करीब 11 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 महाराष्ट्र, 3 कोलकाता, 2 चेन्नई और 1 गुजरात में सामने आए हैं। मीडिया भी कोविड संक्रमण के बाद से कुछ ज्यादा अलर्ट है। एचएमपीवी संक्रमण के जो भी मामले सामने आए हैं उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद राज्य सरकारें भी हरकत में आई हैं और अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में भी इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। लेकिन इस सब के साथ ही सभी सरकारों और विशेषज्ञों ने यह भी साफ कर दिया है कि पैनिक करने यानी हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पहले से भारत और दुनिया के अन्य इलाकों में मौजूद है और कोविड की तरह घातक भी नहीं है। डब्ल्यूएचओ की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी के मामलों में से सिर्फ 3% मामले एचएमपीवी के हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये बला है क्या, इस पर विस्तार से बात करनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस एक पुराना वायरस है। कोविड वायरस की तरह बिल्कुल भी नया नहीं है। भारत में 2001 से इसे डिटेक्ट किया जाता रहा है और कुछ रिसर्च के मुताबिक तो 50 के दशक से भी इसके कुछ सबूत मिलते हैं रोगियों में। यही वजह है कि इसे लेकर हमारी जनता में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, जो कोविड के समय नहीं थी। वो वायरस है, फर्स्ट टाइम में 2001 में इसको डिस्क्राइब किया गया था। बट जो पुराने सैंपल्स का एनालिसिस और बाकी चीज़ों को देखने के बाद इनफ एविडेंस है कि ये वे बैक इन 1950s, लेट 50s में ये वायरस में जो है ह्यूमन के बीच में ट्रांसमिशन शुरू हो चुका था। तो सिंस ये बहुत ही माइनर सी बीमारी करता है, बहुत ही मैंने सिंपल कोल्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इसको कभी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एंड दैट्स वाई कि ये पब्लिक डोमेन में इस वायरस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। डॉक्टर कम्युनिटी ऑलरेडी इसके बारे में जानती है, इसलिए हम निश्चिंत हैं कि इसके चलते कोई ऐसी महामारी का सिचुएशन नहीं होगा। बट इस वायरस का नाम पब्लिक डोमेन में अभी नया नया आया है, इसलिए शायद लोगों को ये आशंका है। तो मैं कहूँगा कि ये पुराना वायरस है। जो कोविड 19 के वायरस की तरह ये नया वायरस नहीं है। कोविड 19 का वायरस बिल्कुल नया था, किसी के अंदर उसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो एक महामारी का रूप ले पाया। लेकिन इस वायरस में अभी फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है कि ये महामारी का रूप ले सकता है। तो ध्यान रखने की बात है कि एचएमपीवी वायरस नया नहीं है, इसे लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे भीतर है। लेकिन फिर भी छोटे बच्चे जिन्हें पहली बार ये संक्रमण होता है, या फिर बुजुर्ग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो, या फिर बीमार लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, खासतौर पर फेफड़ों या दिल की गंभीर बीमारी के मरीज, उनकी तबीयत बिगड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, स्पेशली अगर डायबिटिक है, अगर कोई किडनी की बीमारी है, कैंसर का मरीज है, इन लोगों में हर तरह के इन्फेक्शन का खतरा बाकी पॉपुलेशन से ज्यादा होता है। तो मैं कहूँगा कि जो हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात कर रहे हैं, उसमें जो खतरा है वो बाकी जैसे इन्फेक्शन है उसी खतरे के हिसाब से इसका भी खतरा उतना ही है। तो मैं कहूँगा कि कुछ
अलग खतरा एज कंपेयर टू बाकी इन्फेक्शन के ऐसे लोगों में इसके चलते हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये एक वल्नरेबल एज ग्रुप है और हर तरह के इन्फेक्शन से इन्हें बचा के रखना चाहिए, एंड जो हम एचएमपीवी की बात कर रहे हैं उससे भी वैसे ही उन्हें बचा के रखना चाहिए। किसी को एचएमपीवी संक्रमण हुआ है या नहीं, इसका पता लैब में जांच से चल सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स यानी लक्षण काफ़ी सामान्य से होते हैं, जो आमतौर पर जुकाम और खांसी में भी दिखते हैं, जैसे नाक का बहना, खांसी, सांस फूलना, गले में खराश, छींक, बुखार या त्वचा में रैशेज यानी चकत्तों का होना। ये सब बहुत ही आम लक्षण होते हैं। सर्दियों के मौसम में फ्लू के भी लगभग ऐसे ही लक्षण होते हैं, और इसलिए पहले पहले इसका पता नहीं चलता। पता अगर न भी चले तो भी एचएमपीवी वायरल इन्फेक्शन अधिकतर मामलों में खुद ही ठीक हो जाता है। 40% मामलों में तो लक्षण दिखाई भी नहीं देते। यही वजह है कि सभी मेडिकल विशेषज्ञ और सरकार इसे लेकर न घबराने की अपील जनता से कर रहे हैं। कोविड के चलते लोगों के मन में एक भय बैठ गया है कि अगर कोई भी वायरस जिनका नाम उन्होंने पहले नहीं सुना होता है, उसको ले सुनते ही उनको लगता है कि क्या हम फिर से एक महामारी के दौर में जाएंगे, क्या पैंडेमिक फिर से आने वाली है क्या। तो मैं कहूंगा कि ये एक माहौल, मैं कहूंगा कि पैंडेमिक ऑफ फियर हो गया है। जो पहले हम देखते थे कि कोविड 19 का पैंडेमिक था, और उसके स्ट्रेस के चलते आज तक लोग इसी भय में जी रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये वायरस जो है ये पुराना वायरस है, ये हमारे बीच पहले से एग्जिस्ट करता रहा है, हमें पहले भी इन्फेक्ट करते रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ऐसे डरने की जरूरत है। एचएमपीवी से सांस की नली के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ मामलों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ये सांस की नली के निचले हिस्से तक इन्फेक्शन कर सकता है, और ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दमे या फिर दिल की बीमारी सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बिगड़ने के तौर पर सामने आ सकता है, लेकिन कुछ ही मामलों में। सर्दियों के इन दिनों में इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरस यानी सांस के जरिए फैलने वाले वायरस ज़्यादा जो है फैलते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। ठंडी हवा होती है वो ड्राई होती है, और ये ड्राई एयर जो है वायरस के ट्रांसमिशन में थोड़ी ज़्यादा मददगार होती है। उसके अलावा ये फेस्टिवल सीजन में लोग एक दूसरे से मिलने, पार्टी करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो अगर कोई एक भी इन्फेक्टेड है तो वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो बंद माहौल में हम रहते हैं, कॉम्पैक्ट रूम में रहने की कोशिश करते हैं, खुले माहौल मैंने खिड़कियां वगैरह खुली नहीं रहती हमारी, ऐसे सिचुएशन में घर के अंदर भी इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं कहूँगा कि ये वायरस के सर्वाइवल में ये वेदर थोड़ा हेल्प कर देता है, इस वे में ट्रांसमिशन में ये हेल्प कर देता है। और ह्यूमन फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वेकेशन का टाइम होता है, तो ये वायरसेस इजीली स्प्रेड करते हैं, इसलिए इस सीजन में इन वायरल के इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बार एचएमपीवी संक्रमण होने के बाद शरीर में इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। उसके बाद अगर दोबारा संक्रमण हो तो जुकाम जैसे हल्के लक्षण आते हैं, और अधिकतर मामलों में लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। कई रिसर्चर्स के मुताबिक बच्चों में होने वाली सांस की बीमारियों में 10% से 12% केस एचएमपीवी के होते हैं। अधिकतर केस में तकलीफ खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन जिन बच्चों को ये संक्रमण हो उनमें से 5 से 16% बच्चों को सांस की नली के निचले हिस्से में इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी जैसे न्यूमोनिया होने की आशंका रहती है। कोविड महामारी के बाद देश में बीमारियों के परीक्षण का नेटवर्क बेहतर हुआ है, जांच का दायरा बड़ा और गहरा हुआ है, और ऐसे में बीमारियों का जल्द पता लग जाता है। अगर किसी को एचएमपीवी वायरस के गंभीर लक्षण हों तो इसका पता लगाने के लिए नाक के भीतर या गले से स्वैब का सैंपल लिया जाता है, जिसका लैब में टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर एचएमपीवी इन्फेक्शन गंभीर नहीं है तो ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इन्फेक्शन गंभीर हो तो फेफड़ों में एयरवेज में बदलाव की जांच के लिए ब्रोंकोस्कोपी या एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये बात बार बार बतानी जरूरी है कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस संक्रमण के कारण कोई दूसरा यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो उसका इलाज करना जरूरी हो जाता है। सर्दियों में सिर्फ एचएमपीवी ही नहीं, और भी कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिनसे सावधान रहना जरूरी है। ठंड के मौसम में जो हवा है वो ठंडी होती है और ड्राई होती है। ऐसे सिचुएशन में जो ये वायरल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, इनका काफ़ी मैं कहूँगा कि ट्रांसमिशन का रेट बढ़ जाता है। दूसरी बात कि ऐसे ठंड के मौसम में एक तो मैं कहूँगा फेस्टिवल सीजन आता है, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसे में लोग पार्टी करते हैं,
काफी ठंडे माहौल के चलते लोग मैं कहूँगा कि एक बंद माहौल में रहते हैं, एक कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे इन वायरस के एक्सचेंजेस हो सकते हैं। तो ये ठंड का मौसम बहुत ही कॉमन है जहाँ पे वायरसेस इन्फेक्ट होते हैं। जो कॉमन वायरसेस है ऑलरेडी हमें पता है कि फ्लू जैसे इन्फ्लुएंजा के चलते होता है, कॉमन कोल्ड के जो वायरसेस है, फिर राइनो वायरस है, उसके अलावा जो आरएसवी होता है जो बच्चों में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। तो इस तरह के जो पहले से वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं वो इन मौसम में काफ़ी इजीली एक दूसरे में ट्रांसमिट हो पाते हैं, एंड उसके चलते अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों को किसी न किसी तरह का फ्लू और कोल्ड के सिम्टम्स इस सीजन में आते ही आते हैं, और नॉर्मली यही वायरसेस होते हैं। सर्दियों का मौसम है, लोग बंद कमरों में रहते हैं, ऐसे में बीमारियों के संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है। कोशिश करें कि कमरे हवादार रहें, ज्यादा भीड़ भरे इलाकों में न जाएं। इसके अलावा और भी कई साधारण उपाय हैं जिनसे ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी के छींकने खांसने से फैलता है। हाथ साफ रखने के लिए आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जुकाम या खांसी है तो मास्क लगाएं ताकि आपसे किसी और को इन्फेक्शन ना हो। जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मास्क लगाने का खास ख्याल रखा जाता है, ये एक अच्छी आदत है। सर्दियों के मौसम में भीड़ भरी जगहों पर जाएं तो मास्क लगा कर रखें ताकि किसी और से आपको इन्फेक्शन ना हो। अपने चेहरे, आंख, नाक या मुंह पर हाथ न लगाएं, पहले धो लें। अपने खाने या फिर बर्तन जैसे कप, गिलास, चम्मच, फोर्क वगैरह किसी और के साथ शेयर न करें। वैसे बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। हेल्दी डाइट होना ज़रूरी है। मैं एक ब्लैंकेट डाइट सबके लिए नहीं कह सकते हैं कि आपकी क्या कौन कोमॉर्बिडिटीज़ है, आपके खाने के क्या प्रेफरेंसेस है, उसके हिसाब से आपका डाइट होना चाहिए। वेल बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका एक सही मिश्रण होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी पे खासकर ध्यान देना चाहिए। जो वल्नरेबल लोग हैं, स्पेशली जो एल्डरली हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, इस सीजन से के स्टार्ट होने से पहले जो फ्लू सीजन कहलाता है, जहाँ तक पॉसिबल हो आप फ्लू शॉट्स ले लिया करें, जिससे इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में हेल्प मिलेगा आपको। उसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो डेफिनेटली मास्क पहने, आप गैदरिंग में ना जाएं। अपने आप को, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन आपके घर में है, उससे दूर रखें। कोविड ने हमें सिखाया था कि फिजिकल जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन जो है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हैंड हाइजीन है, ये सारे कारगर हैं इस तरह के इन्फेक्शन को बचाने के लिए। तो वो सिर्फ कोविड स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं थे, एक इस तरह के जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसमें ये कारगर साबित हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा जो कोविड-19 में हमने सीख ली थी कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, हर ठंड के मौसम में, स्पेशली जब इस तरह के वायरल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, हम इसका खासकर ध्यान रखें तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और एचएमपीवी वायरस का संक्रमण हुआ तो भी आप जल्द ही खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन है। इस वायरल इन्फेक्शन का कोई खास इलाज नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग है। बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, यानी लक्षणों के हिसाब से इलाज होता है। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल ली जा सकती है, नाक बंद होने पर भाप लेना, आराम करना ठीक रहता है। हम फिर बताना चाहेंगे कि एचएमपीवी वायरस नया नहीं है, पहले से ही इंसानों में है। इसके प्रति रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे भीतर है पहले से। हमारे भीतर एंटीबॉडीज़ हैं जो इससे लड़ सकती हैं। ये बहुत गंभीर नहीं है, किसी भी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है। इसकी कोविड से तुलना नहीं करनी चाहिए, वरना इससे लोगों में पैनिक हो सकता है, वो हड़बड़ा सकते हैं। कोविड बिल्कुल नया वायरस था, जबकि ये पुराना है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ मिलकर एचएमपीवी संक्रमण के गंभीर मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अब आते हैं एक और पहलू पर, वो ये कि आखिर कई गंभीर बीमारियों को फैलाने वाला ये वायरस आखिर है क्या चीज़, जो कोविड के बाद से तो लगातार सबको डरा रहा है। जैसा हम जानते हैं, बीमारियां कई तरह के पैथोजेंस यानी रोगजनकों से हो सकती हैं। इनमें बैक्टीरिया है यानी जीवाणु, वायरस है यानी विषाणु, फंजाई यानी कवक, या फिर पैरासाइट यानी किसी परजीवी से भी बीमारियां हो सकती हैं। और इनमें वायरस शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही दिलचस्प जीव है, बल्कि इसे जीव कहना ही गलत होगा। वायरस दरअसल जीवित होते ही नहीं। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि वायरस जीव और निर्जीव की सीमा पर होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं। इन्हें भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए भोजन को ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो भी नहीं होता। न उनमें दिमाग होता है। ये बस कुछ जीन्स भर होते हैं, जैसे 3 या 4 जीन्स का एक समूह।
जबकि इनके मुकाबले बैक्टीरिया में हजारों जीन्स होते हैं। वायरस कई तरह के हो सकते हैं। जब वायरस को कोई होस्ट नहीं मिलता, यानी कोई जीव जैसे इंसान या जानवर के संपर्क में वो नहीं आता, तो ये निर्जीव ही रहता है। वो बस एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन भर होता है जो कुछ प्रोटीन से घिरा रहता है। अगर वायरस को फ्रीज कर दिया जाए, यानी बर्फ में जमा दिया जाए, तो भी इन्हें नुकसान नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रहते हैं। और इसी वजह से इन दिनों कई वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक ध्रुव पर जो परमाफ्रोस्ट पिघल रही है, उससे ऐसे वायरस निकल सकते हैं जो कभी कोई बड़ी महामारी तक फैला सकते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। परमाफ्रोस्ट जमीन की उस परत को हम कहते हैं जो कम से कम 2 साल से लगातार जमी हुई हो, यानी 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर हो, और आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालय में तो हजारों साल से जमी हुई जमीन और बर्फ है। इसी परमाफ्रोस्ट के पिघलने से एक वायरस के स्ट्रेन को रिसर्चर लेबोरेटरी में अलग भी कर चुके हैं, जिसे ज़ोंबी वायरस कहा जा रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा कुछ वो दिखता है। इसे कंप्यूटर से बड़ा कर दिखाया गया है। 2014 में परमाफ्रोस्ट के 30,000 पुराने सैंपल से इसे निकाला गया। ऐसे कई और वायरस के स्ट्रेन भी साइबेरिया में 7 अलग अलग जगहों से निकाले गए हैं। इनमें से एक वायरस सैंपल तो 48,500 साल पुराना है। वायरस अगर जीवित नहीं है तो फिर कैसे हमें बीमारियों का शिकार बनाते हैं? दरअसल वायरस जब किसी लिविंग होस्ट पर, यानी किसी इंसान, जानवर या किसी पेड़ पौधे पर आते हैं, तो उसके सेल्स से ऊर्जा और प्रोटीन हासिल करते हैं। एक तरह से सेल यानी कोशिका को हाईजैक कर लेते हैं। इसके सहारे वायरस तेजी से अपनी कॉपी बनाता जाता है, अपनी तादाद बढ़ाता जाता है, और इसी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। वायरस के जीनोम की एक कॉपी जब किसी सेल में पहुंचती है तो बड़ी ही तेजी से उसकी संख्या बढ़ती है, कॉपी होती है, और कुछ ही घंटों में एक वायरस की हजारों कॉपी बन सकती हैं। वायरस की कॉपी बनने की इस प्रक्रिया में कई बार गड़बड़ियां भी हो जाती हैं, और जेनेटिक बदलाव होने से दूसरे तरह के वायरस भी बन सकते हैं, यानी वायरस में म्यूटेशन से नए वायरस बन सकते हैं। अगर शरीर किसी एक वायरस के प्रति इम्यूनिटी बना लेता है, एक किस्म के वायरस के प्रति, तो फिर उसे दूसरी किस्म के वायरस से निपटने को तैयार होना पड़ता है। नहीं निपट पाता तो शिकार हो सकता है। जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था कि कोरोना के वायरस के अलग अलग स्ट्रेन धीरे धीरे सामने आने लगे थे। वायरस के साथ एक बात यह भी है कि उसे शून्य से भी तैयार किया जा सकता है, यानी उसे लैब में भी तैयार किया जा सकता है। और यह भी एक बड़ा डर लगातार रहा है कि कहीं कोई ऐसा वायरस न बना ले जो मानवता के लिए संकट बन जाए। पहले ही मानवता के सामने संकट बने कई वायरस हैं। ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक वायरसों की बात करेंगे ब्रेक के बाद। HMPV वायरस की बड़ी चर्चा है। हालांकि वो खतरनाक नहीं है, लेकिन दुनिया में कई वायरस बहुत खतरनाक हैं। जैसे 10 सबसे खतरनाक वायरसों की जानकारी हम आपको दे दें। सबसे खतरनाक है मार्बर्ग वायरस, जिसका नाम जर्मनी की राइन नदी की सहायक नदी लान के किनारे बसे एक खूबसूरत से कस्बे के नाम पर है। खास बात यह है कि इस कस्बे का बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह का हेमोरेजिक फीवर वायरस है। इसमें शरीर के अंगों और शिराओं से ब्लीडिंग होती है, यानी खून रिसने लगता है और उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। मार्बर्ग वायरस से शरीर में ऐंठन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे नाक के अंदर, मुंह, होठों वगैरह से ब्लीडिंग हो सकती है। त्वचा और शरीर के ऑर्गन्स को भी नुकसान हो सकता है। इसमें मृत्यु की आशंका 90% रहती है। दूसरा है इबोला वायरस। तो ये भी बहुत खतरनाक है। इसके 5 स्ट्रेन हैं, यानी ये 5 किस्म का होता है। हर स्ट्रेन का नाम अफ्रीका के अलग अलग इलाकों के नाम पर है, जैसे जायरे, सूडान, ताई फॉरेस्ट, बुंदीबुगियो और रेस्टॉप। जायरे इबोला वायरस सबसे खतरनाक होता है, घातक होता है, जिसमें 90% मामलों में मौत हो जाती है। गिनी, सियरा लियोन और लाइबेरिया में इस वायरस का स्ट्रेन मिलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायरस संभवतः फ्लाइंग फॉक्स से इंसान में आया है। तीसरा है हेंटा वायरस। इसके तहत भी कई वायरस आते हैं। इसका नाम एक नदी के नाम पर है। 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिका के कई जवान इस नदी के करीब हेंटा वायरस से संक्रमित हुए थे। इसके भी कई लक्षण हैं, जैसे फेफड़ों की बीमारी, बुखार और किडनी खराब हो जाना। चौथा है बर्ड फ्लू वायरस, जो काफ़ी चर्चा में रहा है। भारत में भी कई बार इसके मामले सामने आए हैं। इसके भी कई प्रकार हैं और बर्ड फ्लू में मौत की दर 70% है। बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन H5N1 सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। हालांकि इससे संक्रमण की आशंका काफ़ी कम रहती है। इससे संक्रमण तभी हो सकता है जब H5N1 से संक्रमित पोल्ट्री यानी मुर्गियों या बत्तखों के कोई सीधे संपर्क में आए। यही वजह है कि एशियाई देशों में इसके काफ़ी मामले आते हैं, जहां लोग मुर्गियों और बत्तखों के काफ़ी करीब रहते हैं।
पांचवां सबसे खतरनाक वायरस है लसा वायरस। इसका पहला संक्रमण नाइजीरिया की एक नर्स को हुआ। ये वायरस चूहों से होता है, लेकिन ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, एक खास इलाके तक सीमित रहा है, यानी एंडेमिक रहा है, खास तौर पर पश्चिमी अफ्रीका तक। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पश्चिम अफ्रीका के 15% चूहों में ये लसा वायरस है। छठा वायरस है हुनिन वायरस। ये वायरस अर्जेंटीना के हेमोरेजिक फीवर से जुड़ा हुआ है। हुनिन वायरस से संक्रमित मरीजों के शरीर में सूजन हो सकती है, त्वचा से खून निकल सकता है, सेप्सिस हो सकता है, यानी इन्फेक्शन के प्रति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भारी प्रतिक्रिया कर सकती है, जिससे ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। हुनिन वायरस संक्रमण में दिक्कत यह है कि लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि पहले पहल बीमारी का पता लगाना मुश्किल होता है। सातवां वायरस है क्रीमिया कॉन्गो फीवर। क्रीमिया कॉन्गो फीवर टिक्स यानी किलनी से फैलता है। इसके लक्षण इबोला और मार्बर्ग वायरस की तरह होते हैं। संक्रमण के शुरुआती दिनों में मरीज के चेहरे और मुंह पर पिन के आकार की ब्लीडिंग हो सकती है। आठवां है मैचपो वायरस। ये वायरस बोलिवियन हेमोरेजिक फीवर से जुड़ा है, जिसे ब्लैक टाइफस भी कहा जाता है। मैचपो वायरस के संक्रमण से तेज बुखार आता है, इसके साथ ही शरीर में भारी ब्लीडिंग होती है। ये भी हुनिन वायरस की तरह बढ़ता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, अक्सर चूहों के शरीर में रहता है। कियासनूर फॉरेस्ट वायरस 1955 में यह वायरस भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय इलाकों के जंगलों में सबसे पहली बार पाया गया। ये टिक्स से होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पता करना मुश्किल है कि वायरस किस जानवर में रहता है। माना जाता है कि चूहों, चिड़ियों और जंगली सुअर इसके होस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी 10वां है वो है डेंगू बुखार। ये भी वायरस से होता है, लगातार इसका डर बना रहता है। भारत में लोग इससे अनजान नहीं हैं। ये मच्छरों से होता है जो साफ पानी में रहते हैं, और दुनिया में हर साल 5 से 10 करोड़ लोगों को डेंगू होता है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में इतना ही। नमस्कार।